Hello everyone, welcome to our channel PWIIT JAM and CSI Net. I am your educator विशाली. हम फॉलो कर रहे हैं DBT बेट के PYQs को. अभी तक हमने मॉल बायो और सेल बायोलॉजी से रिलेटेड देखे थे, सब्जेक्ट वाइज हम लोग कवर कर रहे थे, लेकिन अब से हम PYQs जो हैं वो हम ईयर वाइज फॉलो करेंगे. स्टार्ट करेंगे सबसे पहले 2022 के PYQs से. और आज के जो क्वेश्चन हैं वो मैंने बहुत बेसिक रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा बेसिक हैं, कंबाइंड है सेल बायोलॉजी मॉल बायो को, क्योंकि नेक्स्ट जो सेशन है उसमें मुझे न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन कराने हैं. सो अभी जो बेसिक पार्ट बन रहा था पेपर से वो उठा लिया गया है, उसको पूरा करेंगे और नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल पोर्शन से फॉलो करेंगे. सो इट इज़ DBT बेट PYQs एंड द टारगेट इज DBT बेट PYQs. तो एक सजेशन मैं हमेशा दूंगी, जो DBT बेट है वो बहुत सुपरफिशियल, आई थिंक ये बात मैंने बहुत बार बोली भी है कि जो DBT बेट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत सुपरफिशियल्स होते हैं. दैट इज़ अगर आपको कोई मैकेनिज्म है, अगर कोई इन डेप्थ टॉपिक है तो उसमें नहीं जाते, बिल्कुल ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं, स्ट्रक्चरल चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं, मैकेनिज्म्स पर, प्रोसेसेस पर DBT बेट इतना फोकस नहीं करता है. सो आई विल सजेस्ट जो भी बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप 90% ऑफ द पोर्शन जो है DBT का ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके होंगे. एक एडिशनल पोर्शन जो आपको करना होगा DBT बेट से वो होगा न्यूमेरिकल पोर्शन. कंपेयर टू CSI नेट, DBT बेट में न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा एडिशनल होता है. सो वहाँ पर आपको थोड़ी सी एड ऑन मेहनत करनी पड़ेगी एंड दैट इज़ वेरी इजी. जैसे अगर सिंप्लीफाइड वे में बात करें तो DBT बेट में कंसंट्रेशन रिलेटेड, मोलारिटी रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो ये जो दो तीन टॉपिक्स होते हैं और ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं आता, अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 टॉपिक्स का डिफरेंस आता है DBT बेट और CSI नेट में. सो इट्स बेटर अगर आप वो तैयारी कर रहे हो तो इसको भी थोड़ा सा टाइम दो. ऐसे कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल इन अ वीक 2 से 3 दिन बैठ के या 1-2 घंटे बैठ के DBT बेट के PYQs कर लो. दैट इज़ सफिशिएंट. कि हफ्ते में 2 या 3 दिन अगर 2-2 घंटे बैठ के DBT बेट के PYQs कर रहे हो, इट इज़ अ गुड स्टार्ट एंड इट विल वर्क फॉर यू. सो आज स्टार्ट करते हैं PYQs से. The first question, cytosine residues in the DNA are methylated at specific di or trinucleotide sequence. Which among these methylation motifs is predominantly found in case of protein coding genes in animals? तो ये चीज़ याद रखोगे कि एनिमल्स की बात कर रहे हैं. एनिमल्स में कौन सी स्पेसिफिक लोकेशंस हैं जहाँ पर मिथाइलेशन की जाती है? तो वो होता है आपका CPG. इनको हम CPG ओके. सो जब हम CPG की बात करते हैं हम इनको CPG आइलैंड्स भी बोलते हैं. इनको हम स्पेसिफिकली CPG आइलैंड्स भी बोलते हैं. CPG आइलैंड्स क्या है? स्पेसिफिक रीजन्स है प्रमोटर्स के अंदर और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन जीन रेगुलेशन. अगर हम CPG आइलैंड्स की बात करें, स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं, स्पेसिफिक रीजन्स इन प्रमोटर्स. इनको क्या किया जाता है? इन CPG जो रेसिड्यूज हैं, जो आप कहोगे बेसिस हैं, इनको मिथाइलेट किया जाता है ताकि जीन रेगुलेशन हो सके. दैट आर मिथाइलेटेड for gene regulation. एंड जब हम CPG की बात करते हैं तो CPG पे क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है. DBT में बहुत बार पूछा गया है CPG पर, तो आपको ये कंसेप्ट समझ में होना चाहिए. मेजरली आपको ये याद रखना है CPG क्या है. CPG स्पेसिफिक सीक्वेंसेस हैं, कहाँ पर प्रेजेंट है, प्रमोटर रीजन में प्रेजेंट होते हैं और क्या काम है, इनको मिथाइलेट करके जीन रेगुलेशन किया जाता है. दैट इज द रूल. इतना ही पता होना काफ़ी है कि कहाँ पर किया जाता है. एनिमल्स में प्रेजेंट होता है CPG, रीजन्स प्रमोटर्स में होते हैं और रेगुलेशन होता है जीन रेगुलेशन होता है बाय मिथाइलेशन. इतना ही काफ़ी है, इतना ही पूछा जाता है. सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. तो जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा मुझे ऐसा लगा कि कभी कभी क्या होता है कि आप लिंकेज जो है बहुत अच्छे से याद नहीं कर पाते हो कि कौन से डाइसेकेराइड्स में जो है कौन सी लिंकेज है, तो वो कभी कभी कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है एग्जाम्स के टाइम पे.
सो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दो फॉर्मेट फॉलो किए हैं। इन्होंने लिंकेज को भी यूज़ किया है, इन्होंने बेसिकली जो है मोनोमर यूनिट्स को भी यूज़ किया है। एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आई विल सजेस्ट यू वन टेक्निक। देखो, मैच द आइटम्स इन लिस्ट 1 विद द आइटम्स इन लिस्ट 2, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, सेलबायोज। तो सुक्रोज किसका बना होता है, बहुत 11-12 से पढ़ते आते हो, सुक्रोज किसका बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। यहीं पर मैच कर दो कि आपका जो सुक्रोज है वो बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। अब एक बार ऑप्शन से आओ, और यही टेक्निक फॉलो करनी है मैच द फॉलोइंग में। डीबीटी में मैच द फॉलोइंग करेक्ट इनकरेक्ट बहुत पूछे जाते हैं। तो क्या करना है, एक मैच किया, अब ऑप्शंस पर आओ। कहीं पर भी A4 से मैच हो रहा है, हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ इसी पर मैच हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा, तो बाकी तीन हो गए एलिमिनेट। अब एक बार क्रॉस चेक कर लो। वैसे तो आप देखोगे तो एक ही मैच करते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना। एंड वेल, यही टेक्निक आपको फॉलो करनी है कि एक पार्ट सॉल्व करो, एलिमिनेशन स्टार्ट करो, एंड फाइनली यू विल गेट योर आंसर। लैक्टोज किसका बना होता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, बी थर्ड, करेक्ट, बी थर्ड। माल्टोज किसका बना होता है, इट इज माल्टोज। अब आया कंफ्यूजन, माल्टोज और सेलोबैलोज दोनों बने हैं डी ग्लूकोज के। तो माल्टोज में कौन सी लिंकेज होती है, माल्टोज में होती है अल्फा ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। एक तरीका ये है कि जो आपकी स्ट्रक्चरल चीजें हैं ना, जो स्ट्रक्चर का फॉर्म होती है, उनमें बीटा लिंकेज होती है। सेलोबायोज बीटा ग्लाइकोसिटिक लिंकेज, मैच हो गया D1। सो विद दिस द क्वेश्चन इज सॉल्व। सो आप देख सकते हो कि इतनी क्लैरिटी के साथ इतनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि इन्होंने दो पार्ट्स कवर किए थे। ऐसे ही लेवल है एग्जाम का। सो आपको एडिशनल कोई मेहनत नहीं कर रही है, आप जो मेहनत कर रहे हो उसमें थोड़ा सा क्या कहेंगे, कुछ ऐड ऑन करना है ताकि वो बेटर हो जाए, ठीक है। सो विद दिस कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए पॉलीमरेज। अगर आप यही क्वेश्चन अगर आप CSR का देखते हैं ना, तो CS में जब आरएनए पॉलीमरेज का क्वेश्चन आता है तो वो मोस्टली करेक्ट इनकरेक्ट में आता है, या फिर अगर आप देखोगे तो ट्रांसलेशन से रिलेटेड प्रोसेस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर बहुत डायरेक्ट है, आरएनए पॉलीमरेज कौन सा सिंथेसाइज करता है। आरएनए पॉलीमरेज 1 सिंथेसाइज करता है आपका rRNA। मैच करके देखे 1 and C का कॉम्बिनेशन, 1 and C का कॉम्बिनेशन 2 में है, तो ये गया एंड ये गया। आरएनए पॉलीमरेज 2 सिंथेसाइज करता है mRNA, RNA, माइक्रो आरएनए, snRNA जीन्स। तो सेकंड का A, यही कॉम्बिनेशन है और ये गया। डन विद द क्वेश्चन। आरएनए पॉलीमरेज 3 सिंथेसाइज करता है tRNA एंड 5s rRNA जीन्स। और इसको याद कर लो, आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या सिंथेसाइज करता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या सिंथेसाइज करता है, आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या सिंथेसाइज करता है। याद कर लो, हर एक लाइफ साइंसेज एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आरएनए पॉलीमरेज पर, कि आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, 2 क्या करता है, 3 क्या करता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो अच्छे से याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ लिंकर हिस्टोन। लिंकर हिस्टोन कौन सा है, H1। और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो टॉपिक अगर हिस्टोन है, और स्पेसिफिक हो जाऊं तो अगर आप डीबीटी में बात करो तो हिस्टोन पर, या फिर अगर हम कहें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीनोम पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीबीटी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीनोम। आपको हर साल एक ना एक क्वेश्चन इस पर जरूर मिलेगा हिस्टोन पर, हर साल हिस्टोन पर क्वेश्चन पूछा जाता है डीबीटी में। तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, अगर आप हिस्टोन प्रोटीन्स की बात करते हो तो हिस्टोन प्रोटीन्स 5 टाइप के हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स 5 टाइप के हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। जब आप हिस्टोन प्रोटीन की बात करते हो तो ये 5 टाइप के हैं, H1, H2A, H2B, H3, 4। होता कैसे है, सबसे पहले हमें चाहिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2A, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2B, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H3 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H4। कितने हो गए, 2 और 2 4 और ये 4 8 हो गए। क्या बनता है, इनको कंबाइन करके, इन 8 मॉलिक्यूल को कंबाइन करके बनता है न्यूक्लियोसोम ऑक्टामर।
8 है, इसलिए क्या बनेगा, ऑक्टामर। पहले पहले ऑक्टामर बनाते हैं। ये बन गया आपका ऑक्टामर। इस ऑक्टामर पर रैप होता है 147 बेस पेयर्स। इस ऑक्टामर पर रैप होते हैं 147 बेस पेयर्स। एंड अब आप देखोगे जब ये रैप हो गया तो यहां से भी डीएनए एक्सटेंड होगा और यहां से भी एक्सटेंड होगा। तो यहां पर जहां पर डीएनए आ रहा है और एग्जिट हो रहा है, एंट्री हो रही है और एग्जिट हो रही है, वहां पर प्रेजेंट होता है H1, जिसको आप बोलते हो लिंकर हिस्टोन। H1 इज योर लिंकर हिस्टोन। और जब 8 यूनिट बनी तो वो बना न्यूक्लियोसोम ऑक्टामर। जब ऑक्टामर के साथ जुड़ जाता है H1, वो बनाता है आपका क्रोमेटोजोम। और क्रोमेटोजोम में होते हैं 166 बेस पेयर्स। कैसे 164? ऑक्टामर के ऊपर जो रैप्ड है वो 147 है, लेकिन H1 में भी तो कोई बेस पेयर्स होंगे ना। H1 जिनके ऊपर प्रेजेंट है वहां पर भी तो बेसिस ही प्रेजेंट है। तो जब आप इसको और इसको इंक्लूड करते हो तो पूरा का पूरा क्रोमेटोजोम में बनते हैं 166 बेस पेयर्स। फाइनली क्रोमेटोजोम्स कनेक्ट करते हैं 50 बेस पेयर। दो क्रोमेटोजोम्स के बीच में कितना है, 50 बेस पेयर का डीएनए है। यह आपके क्रोमेटोजोम है। क्रोमेटोजोम कनेक्ट हो गए एंड ये बन गया आपका क्रोमेटिन फाइबर। ये बन गया क्रोमेटिन फाइबर। इसके बाद क्या होता है, क्रोमेटिन फाइबर बनने के बाद H1 जो प्रोटीन्स हैं, H1 हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं। जब क्रोमेटिन फाइबर की बात करते हो तो ये अप्रोक्सीमेटली 10 नैनोमीटर का होता है। एंड फाइनली उसके बाद होती है फर्दर इंटरैक्शंस बिटवीन H1 प्रोटीन्स। जब ये इंटरैक्शंस होती हैं तो आपके पास आता है फाइबर, जिसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ होती है 30 नैनोमीटर। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीनोम का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीनोम का मतलब है कि आपका जीनोम कैसे पैकेज होता है। तो किससे पैकेज होता है? हिस्टोन प्रोटीन्स की हेल्प से पैकेज होता है। हिस्टोन प्रोटीन्स 5 टाइप के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3, H4। सबसे पहले ऑक्टामर बनता है जिसमें 2 यूनिट होती है H2A की, 2 यूनिट होती है H2B की, 2 यूनिट होती है H3 की और 2 यूनिट होती है H4 की। ऑक्टामर के ऊपर रैप होता है 147 बेस पेयर्स डीएनए। एंड फाइनली ये एक्सटेंशन जहां पर एक्सटेंड हो रहा है, जहां पर एंट्री हो रही है या एग्जिट हो रही है डीएनए की, वहां पर प्रेजेंट होता है H1 हिस्टोन प्रोटीन्स। तो ऑक्टामर के साथ जब H1 जुड़ता है तो वो बनाता है क्रोमेटोजोम। क्रोमेटोजोम जब जुड़ते जाते हैं तो वो बनते हैं क्रोमेटिन फाइबर, जो अप्रोक्सीमेटली 10 नैनोमीटर का होता है। फर्दर H1 इंटरैक्ट करते हैं तो फाइबर बनता है, दैट इज ऑफ 13। फर्दर और कॉइलिंग होती है तो क्रोमोजोम बनता है, जो आप मेटाफेज पर देखते हो। तो क्वेश्चन था लिंकर कौन सा है? लिंकर है H1। बाकी जो आप देख रहे हो H2, H2B, H3 वो सब क्या है? ऑक्टामर के कंपोनेंट है। तो प्लीज अगर किसी ने भी अभी तक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीनोम का टॉपिक नहीं किया तो कर लो, क्योंकि ये डीबीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोटिव्स कॉमनली फाउंड इन द कोर प्रमोटर ऑफ यूकैरियोटिक प्रोटीन कोडिंग जीन्स आर। यूकैरियोट्स के जो कोर प्रमोटर है उसमें कौन से सीक्वेंसेस होते हैं? वो होते हैं मोटिव, 10 एलिमेंट एंड टाटा बॉक्स। यूकैरियोट्स का प्रमोटर पूछा गया तो आपको याद रहना चाहिए कि इसमें होता है टाटा बॉक्स एंड मोटिव 10 एलिमेंट। यहां पर जो है स्ट्रक्चर लगा दिया है, ये रहा आपका टाटा बॉक्स, ये है TF सेकंड बी रिकॉग्निशन साइट INR। जो आप यहां पर देख रहे हो डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट, जो आप यहां पर देख रहे हो, यह आपका मोटिव 10 है, मोटिव 10 एलिमेंट है। जो आपको ऑप्शन में मोटिव 10 एलिमेंट दिया हुआ था वो यहां पर है डाउनस्ट्रीम प्रमोटर
एलिमेंट, यही डिफरेंस है। तो यूकैरियोटिक प्रोमोटर्स, यही बात करी अभी अभी आपको समझाया कि जब आप डीबीटी की तैयारी करोगे तो आपको स्ट्रक्चर्स पर ध्यान देना है, प्रोसीजर्स पर थोड़ा कम ध्यान दोगे तो चलेगा। तो ये है स्ट्रक्चर आपका यूकैरियोटिक प्रोमोटर्स का। और क्वेश्चन ये था कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो प्रेजेंट होता है कोर प्रमोटर में, दैट इज मोटिव 10 एलिमेंट एंड टाटा बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कंटेनिंग 10 मिलियन बेस पेयर्स। तो आपको 10 मिलियन बेस पेयर्स का डीएनए दिया हुआ, उसकी लेंथ बतानी है। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उसके लिए आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स कितना होता है, वो होता है 0.34 इंटू 10⁻⁻6 मिलीमीटर। एमस्ट्रॉन्ग में दिया हुआ था तो मैंने कन्वर्ट कर दिया ऑलरेडी, 0.34 इंटू 10⁻⁻6 मिलीमीटर। तो अगर 10 मिलियन है, 10 मिलियन का मतलब क्या है, 10 इंटू 10⁻6 बेस पेयर्स, तो कितना हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ डीएनए। टोटल लेंथ ऑफ डीएनए कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 2 के बीच में है 0.34 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 10⁻⁻6 सॉरी 10⁻6 सॉरी। सो जब आप देखोगे इससे ये कैंसिल हुआ, दैट विल बी 3.4 मिलीमीटर। चेक कर लेना, यूनिट्स मिलीमीटर में दी हुई है इसलिए मैंने वहां पे मिलीमीटर में लिखा है 3.4 मिलीमीटर। थर्ड आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे या तो इस पे ऐसा क्वेश्चन आएगा कि टोटल लेंथ बता दो, या फिर क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि 2 बेसिस के बीच में बता दो कितना डिस्टेंस होगा, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये पार्ट भी अच्छे से करना। ओके, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग सिग्नल ट्रांसडक्शन 1 molecule of phosphatidyl inositol 4,5 biphosphate is cleaved into 1 molecule each of inositol triphosphate IP3 and diacylglycerol DAG by the enzyme। क्वेश्चन है PIP2 का जो ब्रेकडाउन होता है वो कौन कराता है। आई थिंक जिसने सिग्नल ट्रांसडक्शन ऊपर से भी पढ़ा होगा ना, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, उसको पता होगा कि PIP2 का ब्रेकडाउन कौन कराता है, दैट इज फॉस्फोलाइपेज सी। फॉस्फोलाइपेज सी कराता है आपका PIP2 का ब्रेकडाउन इनटू IP3 एंड DAG। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैप जंक्शंस आर एब्सेंट इन। गैप जंक्शंस क्या होते हैं, गैप जंक्शंस की तो बात बाद में करते हैं, पहले ये सुन लो। अगर आपने अभी तक सेल जंक्शंस नहीं किए हैं, एडेशन जंक्शन, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, प्लाज्मोडेस्मेटा, जिन्होंने नहीं किए हैं उसको कर लो क्योंकि CSI नेट का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गैप जंक्शन और DBT का भी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है तो पहले ही कर लो। गैप जंक्शन क्या है, गैप जंक्शन है सेल एडेशन या फिर मैं कहूं सेल सेल इंटरेक्शन है। 2 सेल जो है वो आपस में कनेक्टेड होती हैं विद द हेल्प ऑफ गैप जंक्शन। गैप का मतलब क्या होता है, किसी चीज का ब्रेक। तो गैप जंक्शन में क्या होता है, 2 सेल जो हैं, 2 सेल कहूं या 2 साइटोप्लाज्म, 2 सेल्स हैं उनके साइटोप्लाज्म डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। गैप जंक्शंस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ 2 cells are directly connected। डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, आयंस की मूवमेंट, स्मॉल मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट एक सेल से दूसरी जगह बहुत जल्दी होती है। और अगर आप बात करो तो जो एक्साइटेबल सेल्स हैं, जो आपकी ब्लड सेल्स सॉरी जो एक्साइटेबल सेल्स है, कार्डियक सेल्स हो गई, आपकी न्यूरॉन्स हो गई, वहां पर गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट इन एक्साइटेबल सेल्स। तो ब्रेन सेल्स, कार्डियक सेल्स, लिवर सेल्स, और फिर आई आरबीसीज। आरबीसीज को ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करना है, क्या उन्हें एक्साइट होना है, नहीं होना। तो आपके जो गैप जंक्शन है वो एरिथ्रोसाइट्स में प्रेजेंट नहीं होते, आरबीसीज में प्रेजेंट नहीं होते। कार्डियक सेल्स की बात करें, कार्डियक मसल सेल्स की, क्योंकि उनको एक्साइट होना है, मूवमेंट करानी है, तो वहां पर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इनटू वाटर रिजल्ट्स इन। अब सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा गया इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी समझ लो क्या होता है। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, या और सिंप्लीफाई करूं तो फ्रीडम बोलते हैं हम। रैंडमनेस या फिर फ्रीडम। फ्रीडम इन द सेंस कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितनी आसानी से मूव कर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, उसे बोलते हैं एंट्रोपी। दोबारा बता रही हूँ, एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस या फिर फ्रीडम, कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको कितनी फ्रीडम है, वो कितनी आसानी से मूव कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं, जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो जब आप वाटर में नॉन पोलर मॉलिक्यूल डालते हो तो क्या होता है, जब भी आप वाटर में नॉन पोलर मॉलिक्यूल डालते हो तो क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल साइड में आ जाता, बीच में आ जाता है, और उसके अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। बीच में आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल आ जाता है, जब भी आप पानी में नॉन पोलर मॉलिक्यूल डालते हो तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है वो सेंटर पर आ जाता है, और उसके अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स एक केज बना लेते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अराउंड एक केज बना लेते हैं, आइस लाइक केज बना लेते हैं। तो कुछ सोचो, अगर ये ऐसा केज बन गया, मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स जो पहले फ्री थे, इधर उधर घूम रहे थे, अब वो केज में आ गए, केज जैसा स्ट्रक्चर बना लिया, तो अब उनकी एंट्रोपी बढ़नी चाहिए। क्या उनको फ्रीडम मिलेगी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाए? नहीं, उनकी फ्रीडम जो है वो कम हो जाएगी। तो जब भी आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल डालते हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है, एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। दोबारा समझो, उन्होंने पूछा अगर आपने वाटर मॉलिक्यूल्स में नॉन पोलर मॉलिक्यूल डाला तो उसका रिजल्ट क्या होगा, किसके टर्म्स में बताना है, एंट्रोपी की टर्म्स में बताना है। तो सबसे पहले एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी होती है फ्रीडम। फ्रीडम मींस रैंडमनेस, मॉलिक्यूल्स कितनी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, कितनी आसानी से वाइब्रेट कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को डालते हो वाटर के अंदर, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल बीच में आ जाता है, उसके अराउंड जो वाटर है वो एक केज बना लेते हैं। तो अगर केज बना रहे हैं, केज कैसे बनेगा, जब वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ गए। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ गए, क्या वो बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं? नहीं। अगर वो बहुत आसानी से मूव नहीं कर सकते तो उनकी एंट्रोपी क्या हो गई, कम हो गई, उनकी फ्रीडम कम हो गई। तो जब भी आप कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल ऐड करते हो इन वाटर मॉलिक्यूल, उसकी एंट्रोपी, वाटर मॉलिक्यूल्स की जो एंट्रोपी है वो कम हो जाती है, फ्रीडम जो है वो कम हो जाती है। सो दिस वाज क्वेश्चन, सॉरी, so correct answer is option number A, that is a decrease in entropy. Which of the following compound are not the carbon source of acetylcholine? A, आपको पता है एसिटाइलकोलिन इससे कंबाइन करता है ऑक्सैलोएसीटेट। सो ऑक्सैलोएसीटेट और एसिटोएसीटेट इज नॉट अ कार्बन सोर्स फॉर एसिटाइल कोएंजाइम में। आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे लगाया, देखो लिपिड से बनते हैं फैटी एसिड्स, फैटी एसिड मिलके बना सकते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। वहीं पर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बन सकता है। तो अमाइनो एसिड से भी एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है। तो फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और अमाइनो एसिड तीनों कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ऑप्शन में इथेनॉल था, वेलिन और आइसोल्यूसिन अमाइनो एसिड हो गए, और फाइनली पायरुवेट। तो द करेक्ट आंसर इज ऑक्सैलोएसीटेट और एसिटेट is not a carbon source for your acetyl coenzyme A. Next question, eukaryotic RNA polymerase second transcribes, अभी आपने किया है ये, that is mRNA, microRNA, snRNA genes. So the correct answer is option number D. दोबारा बता रही हूँ, RNA polymerase कर लेना और DNA polymerase भी कर ही लेना। Next, a growing bacterial culture doubles in 1 hour the increase in cell mass. अच्छा, आपने भी पढ़ा होगा सेल बायोलॉजी में कि जब भी सेल साइकिल होने वाली होती है, सेल डिवीजन होने वाली होती है, उससे पहले जो है सेल साइज बढ़ता है, सेल नई कंपोनेंट्स को सिंथेसाइज करता है ताकि दोनों सेल्स में इक्वल कंट्रीब्यूशन आए। करेक्ट। तो अगर एक सेल 1 घंटे में डिवाइड कर रही है तो डेफिनेटली वो आधे घंटे तक तो अपना सेल मास ही बढ़ा रही होगी, सेल मास इंक्रीज कर रही होगी। बट क्या वो इतने लेवल तक इंक्रीज कर लेगी कि वो मोर देन 50% बढ़ जाए, डबल हो जाए? नहीं, आधे घंटे के अंदर अंदर इतना ही होगा, लेस देन 50% बढ़ जाएगा।
एग्जैक्ट 50% हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ऐसा हो नहीं सकता कि सेल डिवीजन होना है तो कोई सेल मास बढ़े ही ना, तो ऑप्शन गया 0 गया, 50% रहे। उसके बाद क्या था, लेस देन होगा मोर देन होगा, लेस देन कैसे होगा, लेस देन ही होगा ना, क्योंकि जो सेल है वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगी कि वो डबल हो जाए साइज में, सो इट विल बी लेस देन 50%। और ये जो था मुझे ऐसा लगा ये थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग वाला क्वेश्चन था, इतना हमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझने की नहीं थी इस क्वेश्चन के लिए। ओके तो अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम प्लांट सेल्स की इस क्वेश्चन में। द साइटोसिन रेसिड्यूज इन द डीएनए आर मिथाइलेटेड एट स्पेसिफिक डाई और ट्राई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस विच अमॉन्ग दीज मिथाइलेशन मोटिव्स आर फाउंड प्रीडम्पली इन केस ऑफ प्रोटीन कोटिक जीन इन प्लांट्स। प्लांट्स का केस बताना है तो प्लांट्स में होता है CPHP G एंड CPHP H, जहां पर H है आपका ATC और C। सो जब एनिमल्स की बात करते हैं वहां पे CPG आइलैंड्स है, प्लांट्स के केस में CPHPG या फिर CPHPH सीक्वेंसेस होते हैं जहां पर मिथाइलेशन परफॉर्म किया जाता है। द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ DNA इज हायर व्हेन द कंटेंटेड, ये तो पता होना चाहिए कि जब भी GC कंटेंट हायर होता है वहां पर मेल्टिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि G और C कैसे बॉन्ड होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो मेल्टिंग टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन आता है कि कि आपको 3-4 सीक्वेंसेस दिए होंगे, उसमें आपको बताना होगा कि कौन सा वाला है जिसका, फॉर एग्जांपल अगर आपको सीक्वेंस दिया हो ATGCC, तो ऐसे 4 ऑप्शन दिए होंगे कि बताओ कौन सा वाला सीक्वेंस है जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा होगा। ऐसे आ सकता है, या फिर पूछा जाएगा कि क्या कंडीशन है जिसकी वजह से मेल्टिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है, या फिर बहुत स्पेसिफिक हो जाता है कि GC बेस पर कैसे बढ़ाते हैं। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जिसकी वजह से बॉन्डिंग क्या इंक्रीज हो जाती है एंड दैट इंक्रीजेज द मेल्टिंग टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट पार्ट, मेल्टिंग टेम्परेचर पर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और सेम ऐसे ही पूछा जाता है कि GC कंटेंट है AT कंटेंट है, बताओ किसका ज्यादा होगा। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ कॉम्पिटिटिव रिएक्शन। कॉम्पिटिटिव रिएक्शंस में क्या होता है कि जो एंजाइम है और जो इनिबिटर है उसका स्ट्रक्चर सेम होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है तो ऑब्वियसली जो सबस्ट्रेट होता है और जो इनिबिटर होता है उसका स्ट्रक्चर सेम होता है। तो एंजाइम को तो इनिबिटर मिले या वो मिले, स्ट्रक्चर तो सेम ही है, तो इट विल परफॉर्म इट्स फंक्शन, तो वहां पर Vmax में कोई चेंज नहीं आता। तो इट इज डिसोसिएशन में भी कोई चेंज नहीं होता। Km विल इंक्रीज, no, the intercept on the x-axis will shift towards the left in the Lindbergh curve। अब ये देख लो फिगर, ये बताया हुआ था आपको यहाँ पर, ये आपका लिंडबर्ग के कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, यहाँ पर देख रहे हो इनिबिटेड Km। उन्होंने बोला था कि जो इंटरसेप्ट है एक्स एक्सिस पर, जो ये इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पर है वो लेफ्ट की तरफ, वो आपके आई थिंक हाँ शिफ्ट टूवर्ड द लेफ्ट इन द, वो शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट की तरफ, मतलब 0 वैल्यू की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये याद रखना, अगर ये लिखा है कि इट शिफ्ट टूवर्ड्स द 0 वैल्यू तो भी सही है, अगर लिखा है इट शिफ्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट वो भी सही है, दोनों तरीके से सही है। याद रख लेना, शिफ्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट इज ऑल्सो सेम एज शिफ्ट टूवर्ड्स द 0। सो दैट इस Km की जो वैल्यू है, या फिर आप कहोगे एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट ये होता है जहां पर ज्वाइन हो रहा है, वहां पर जो है वो वैल्यू लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गई है। सो दिस इज अबाउट कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को देखें तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन से थोड़े से कम क्वेश्चंस आते हैं, अनकॉम्पिटिटिव से बहुत बार पूछा गया DBT में क्वेश्चन, तो अनकॉम्पिटिटिव इज अ वेरी गुड चॉइस टू डू एंजाइम काइनेटिक्स। नेक्स्ट, फॉर ट्रांसक्राइबिंग प्रोटीन कोडिंग जीन्स द RNA पॉलीमरेज फॉलो द प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स विद। प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो बनता है आपका, उसमें से कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ये रहा आपका RNA पॉलीमरेज। इसके साथ कौन कौन से हैं, E है, A है, F है, D है, B है, H है, N, ये सब है। तो क्या G प्रेजेंट था प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में? G प्रेजेंट था? नहीं, G भी नहीं था। नेक्स्ट H F D, चलो देखते हैं, H प्रेजेंट है, F प्रेजेंट है, D प्रेजेंट है, तो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। C D F, C इज नॉट प्रेजेंट, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। यही बात है कि पहला स्ट्रक्चर कैसे बनता है, बहुत स्ट्रक्चर पे बेसिस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैकेनिज्म पे नहीं आते। अगर नहीं जा रहे हो मैकेनिज्म्स पर, वैसे तो जाओगी, अगर CSI नेट की तैयारी करो तो मैकेनिज्म्स तो पढ़ोगे ही, तो DBT की अगर तैयारी कर रहे हो तो प्लीज स्ट्रक्चर्स भी अच्छे से पढ़ लेना, दैट इज इंपॉर्टेंट। वेरी इजी क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे DBT बेट से रिलेटेड।
जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट 2022 में पूछे गए थे न्यूमेरिकल पोर्शन से, वो सब हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द प्रिपरेशंस एंड वर्क हार्ड. थैंक यू वेरी मच.